गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट की क्लास। इन्वायरमेंट में देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी थर्ड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। फोर्थ यूनिट के बहुत से चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो में और जब क्लास लगती थी तब पढ़ लिया था। मैं एक बार आपको पहले फोर्थ यूनिट समझा देता हूँ कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आपको कैसे लिखना है एग्जाम में। इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो आज मैं इस वीडियो में पूरा करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस एक बार क्लियर करा देता हूँ। हम फोर्थ यूनिट में पढ़ रहे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में थर्ड यूनिट तक बताया हुआ था और इसके बाद आज जो मुझे स्टार्ट करना है फोर्थ यूनिट में जो बचे हुए पार्ट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर अभी बचे हुए हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें हमने देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रोल ऑफ इंडिविजुअल प्रिवेंशन भी बताया हुआ था। एक बार और आपको क्लियर कर दूंगा आपके क्या रोल्स हैं, आप कैसे उनको लिखेंगे ये भी मैं बता दूंगा। आज जो पढ़ना है फोर्थ यूनिट पढ़ना है हमको। फोर्थ यूनिट में जो हमको पढ़ना है ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको जूम करके। सोशल इशू एंड द इन्वायरमेंट, सोशल इशू एंड द इन्वायरमेंट, ये हमको पढ़ना है। फाइल ओपन हो जाए और मतलब सोशल इशू कौन से हैं और इन्वायरमेंट में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है आज की डेट में, हमको इस यूनिट के अंदर ये पढ़ना होगा। मैं इसको फिर से ओपन कर देता हूँ एक बार। ये हमारा सिलेबस है। ये देखिए, सोशल इशू एंड द इन्वायरमेंट, मतलब हमारा जो हम यूज करते हैं तो उससे इन्वायरमेंट को क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अंदर सबसे पहले फ्रॉम अनसंस्टेबल एंड संस्टेबल डेवलपमेंट। आपको ये नहीं मालूम होगा संस्टेबल और अनसंस्टेबल डेवलपमेंट क्या कहलाता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको यही बता देना चाहूँगा, संस्टेबल डेवलपमेंट का मतलब है हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेस को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हमारा डेवलपमेंट हो, जिससे आने वाली जो जनरेशन है उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं पहले आपको यही समझा देता हूँ। बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लेते हैं क्या कहलाता है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कहते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, और इसके बाद हमने टाइप ऑफ पोल्यूशन भी पढ़ लिया। अब जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद फिर हम कुछ क्लाइमेट चेंजेस के बारे में भी बताएंगे। इंडिया में जो मेजर प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड वो कौन सी प्रॉब्लम है और हमको क्या कंजर्वेशन करना चाहिए, किनको बचाना है हमको, ये सब कुछ हमको बताना पड़ेगा। ये देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, ये बिल्कुल सही है। यदि नेचुरल रिसोर्सेस जैसे यदि वृक्ष नहीं रहेंगे या कह दें नदियाँ ना रहें तो हमारा जीवन या हमारी लाइफ स्टाइल चलती रहेगी, कहीं ना कहीं हम पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। और आज यही हो रहा है। इसमें जो हमारा समाज है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ रहा, उसको अवेयरनेस की आवश्यकता है, लोगों को बताना है कि हमको कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, महात्मा गांधी ने भी कहा था, उनका एक कथन है, मैंने यहाँ हाईलाइट इसलिए आपको किया हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस पृथ्वी पर सभी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सब कुछ है। मतलब अभी जो हमको पृथ्वी मिली थी ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो सके, लेकिन
पर एक भी व्यक्ति के लालच के लिए कुछ भी नहीं। यदि हम लालच करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं हमें जंगल है, हम उसका यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक लिमिट तक हमको उसको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हम लालच करके पूरा जंगल ही काट लें। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम यही कर रहे हैं। आज हम ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि हमको उसका कितना यूज करना चाहिए। आज आप देखते हैं फॉरेस्ट से जो हमें लकड़ियाँ मिलती हैं वो तो ठीक ही है, हमने पढ़ा भी था, बहुत सी कीमती लकड़ियाँ मिलती हैं और बहुत सी जड़ी बूटियाँ भी हमको मिलती हैं, ये भी आप जानते हैं। आज जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं आप देख रहे हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे पुल हो या मकान हो, सभी जगह कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का रोल है। कैसे? सीमेंट जो बनती है वो भी पत्थर से बनती है, मालूम ही है आपको। गिट्टी जो लगती है वो भी पत्थर से ही बनती है। कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट इसका हुआ फॉरेस्ट। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने के लिए ये रिसोर्सेज तो हमें चाहिए ना, और ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम रेन्यूअल नहीं कर सकते। एक बार यदि पत्थर खत्म हो जाएगा तो हम पत्थर कंपनी से नहीं बना सकते, रॉ मटेरियल के लिए हमको चाहिए हो। तो इसलिए कहा गया है कि आर्थिक और औद्योगिक विकास इस तरह से होने चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई भी क्षति ना हो, कोई भी नुकसान ना हो। आज की डेट में हमको ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण पे कोई इफेक्ट ना पड़े। वो कहलाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं एक इसकी डेफिनेशन इसलिए हाईलाइट किया हुआ हूँ, सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों में से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसा डेवलपमेंट कि आगे की जो आने वाली जनरेशन है उनके हितों को ध्यान देते हुए उनमें हमने समझौता नहीं करना है कि उनके लिए कोई भी रिसोर्सेस ना बचे और हमें जो आवश्यकता है वो पूरी भी हो जाए। उसको क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है कि हमारी जो जनरेशन आएगी उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, हम उसके हितों में किसी भी प्रकार का समझौता ना करें, और प्लस हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी भी हो। उस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, आइए आगे सीखते हैं हम इसको कैसे हम कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया है, मैं आपको एक बार फिर से वही ले चलता हूँ और समझाता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप समझ गए, ऐसा विकास जिससे आने वाली पीढ़ी को नेचुरल रिसोर्सेस मिले और उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो। वो डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके अंदर अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है? अर्बन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनर्जी। अब देखिए, ये डेवलपमेंट तो हम करते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम्स कैसे जनरेट हो रही है ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी। अर्बन में जो प्रॉब्लम्स है वो किसकी है? एनर्जी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ यूज होती है। हमें आज आप देखते हैं घर की लाइट जलाने के लिए तो एनर्जी चाहिए, हमें फैन भी चाहिए, इसके आगे हम बढ़ गए कूलर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, यहाँ तक कि छोटे से छोटे उपकरण भी हम एनर्जी से आज यूज कर रहे हैं। मिक्सी भी हम चला रहे हैं, प्रेस भी कर रहे हैं, उसमें भी एनर्जी यूज हो रही है। यहाँ आप देखते हैं जो डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं, चाहे वो लकड़ी का काम हो, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, लकड़ी काटने के लिए भी मशीन यूज की जा रही है, लोहा काटने के लिए भी मशीन यूज की जा रही है। बड़े से बड़े वर्क भी एनर्जी पे डिपेंड है। ऐसा क्यों? हमको उन रिसोर्सेज को बचाना होगा। एनर्जी कहाँ से बनती है मैंने आपको बताया, वाटर रिसोर्सेज हमारा यूज हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तब एनर्जी जनरेट हो रही है। या तो फिर हम अल्टरनेट एनर्जी का यूज करें। अल्टरनेट एनर्जी,
अल्टरनेट जिसको हम रिन्यूअल कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे बैटरी का यूज करना, सौर ऊर्जा का यूज करना, ये हम जो धूप है उसका यूज कर रहे हैं, या तो हम उसको यूज करें या सस्टेनेबल लाइफ में जिए। सस्टेनेबल लाइफ कहीं ना कहीं हम उस एनर्जी को बचाएं, हमको जहां जरूरत है वहीं पे अनावश्यक एनर्जी को हमको यूज नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी जनरेट होती जा रही है। आज आप देख रहे हैं पहले इतने उपकरण नहीं होते थे, ना इतनी मशीनरी चलती थी। आज कोई भी मशीन है, बड़ी से या छोटी से छोटी, जैसा मैंने आपको बताया, मिक्सर से लेकर फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इसके साथ साथ आज जितनी भी बड़ी मशीनें हैं सब एनर्जी पे डिपेंड है। और जब सभी लोग एनर्जी का यूज करेंगे, कंजप्शन बढ़ेगा, सीधी सी बात है, उससे रिलेटेड क्या जनरेट होगी, प्रॉब्लम। तो आप एनर्जी से रिलेटेड मैं इनका कंजर्वेशन भी आपको बताऊंगा कैसे करना है। प्लान्स पहले मैं समझाता जाता हूँ। वाटर कंजर्वेशन हम पढ़ चुके हैं, देखिए कई बार पढ़ चुके हैं। वाटर का कंजर्वेशन करना यानी कि वाटर को रोकना, वाटर को कहीं ना कहीं यूज करना। वाटर की प्रॉब्लम, आज जो वाटर का लेवल है बहुत लो होता जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, हमारा वाटर प्रदूषित होता जा रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको कहीं ना कहीं उसको कंजर्वेशन की आवश्यकता होगी। इसके अंदर आपको मेथड बताना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है ये भी हमने पढ़ा है। रेन वाटर यानी कि जो पानी है, जब बरसात होती है उस पानी को हार्वेस्ट करना, उसको रोकना, जिससे यूज कर सके, उसका मैनेजमेंट करना, रीसेटलमेंट करना, ये सब आपको सीखना है। और इट्स रिलेटेड एंड प्रॉब्लम, इनको आपको बताना है। इसके साथ साथ इसकी केस स्टडी भी आपको करना है। ये आपको प्रॉब्लम्स बतानी है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ कि देखिए मैं यहाँ आपको समझा भी देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने जैसा कि आपको बताया, विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, जो भविष्य की जनरेशन है उसके साथ बिना कंप्रोमाइज किए हुए अपनी आवश्यकता को पूरा करना ही सस्टेनेबल लाइफ है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यानी कि उन पे कोई भी समझौता हम ना करें आने वाली जनरेशन पर, और हम अपनी आवश्यकताओं को क्या करें, पूरा करें। वो आपका कहला जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जो है अप्रोचेस कौन सी यूज करना चाहिए, डेवलपिंग द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आपको यूज करना चाहिए। रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। यानी कि जो भी है हमने यहाँ पे देखिए एस्पेक्ट, इसके दो तरीके हो सकते हैं जो डायमेंशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, तीनों पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, आप ध्यान दें। और इंटर जनरेशनल इक्विटी जो आपकी है वो हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं, रिसोर्सेज पे भी इफेक्ट डाल रही है टेक्नोलॉजी। इसके लिए अप्रोचेस क्या है, वो अप्रोचेस आप देख ले, ये पॉइंट में आपको बताना है। डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए जिसको कम से कम रिसोर्सेज हम यूज कर सकें। आज के डेट में आपको मालूम है, पहले आप 100 वाट का बल्ब जलाते थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता था। फिर हमने टेक्नोलॉजी अपनी बढ़ाया, CFL आ गए, कम लाइट लेने लगी। फिर हमारी टेक्नोलॉजी और चेंज हुई, LED पे आ गए हम। ऐसे सारे डिवाइसेस में चेंज हुआ। टेलीविज़न जो होती थी बहुत ज़्यादा हमारे पास लाइट लेती थी, फिर छोटी टेलीविज़न LED आ जा रही है। ऐसे कूलर के साथ भी हुआ, ऐसे पंखे के साथ भी हुआ। तो इसी प्रकार से हमको और आगे टेक्नोलॉजी बढ़ाना चाहिए जिससे कम से कम हमको क्या यूज हो, एनर्जी यूज हो। पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका मेन जो सब्जेक्ट है यही है, प्रिवेंशन ऑफ द कंजर्वेशन। आप क्या कर सकते हैं इन्वायरमेंट के प्रति। आपको कभी भी यदि कोई भी डिवाइसेस खरीदते हैं तो सबसे पहले एनर्जी पे ध्यान दीजिए कि वो एनर्जी कितना ले रहा है। और आज तो लोग बाग जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो ध्यान देते हैं। आज यदि आप फैन भी ला रहे हैं, सीलिंग फैन, तो कितने वाट एनर्जी लेगा, इस बात पे आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक तो आपको देखिए ये तीनों में इफेक्ट डाल रहा है, इकोनॉमिक भी आपको इफेक्ट डालेगा।
क्यों? ज़्यादा एनर्जी वाला यदि आप डिवाइस लाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी लेगा तो ज़्यादा बिल भी तो आएगा, तो आपकी इकोनॉमी भी गई, एनर्जी भी ज़्यादा यूज हुई और इन्वायरमेंट को भी नुकसान हुआ। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे कम एनर्जी वाले यदि डिवाइस लाएंगे तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा, बिल कम आएगा, ओके, और इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहेगा। मान के चलिए कोई छोटा सा है एरिया, वहाँ पे यदि 50 एसी लगा दी जाए तो वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या होगा आप कुछ समझ सकते हैं? 50 एसी यदि छोटे से एरिया में लगा दिया जाए, कोई छोटा मोहल्ला है वहाँ पे यदि हम 50 एसी लगा देते हैं तो उसके आसपास का इन्वायरमेंट क्या होगा आप कुछ समझ सकते हैं? कितनी हीटिंग होगी वहाँ। और आज हमारे आसपास देखिए खुला मैदान रहता है, पर्यावरण जो है हमको कहीं ना कहीं अच्छा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि अभी जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आज फॉरेस्ट है हमारे पास और इन्वायरमेंट, बहुत से पेड़ पौधे हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, डेवलपिंग ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए। दूसरा रिड्यूसिंग, उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए जो हो सके। वेस्टेज जनरेशन एंड पॉल्यूशन, रीयूज, उसका हम दोबारा भी यूज कर लें, रिसाइकल कर लें, ये अप्रोचेस हमको बनाने चाहिए। रिड्यूस द वेस्टेज जनरेशन एंड द पॉल्यूशन, उसको रिड्यूस कर सकें। तीसरा स्टेप आप प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यही बात आपको दूसरे को भी बताना है और इसको आपको समझाना है, प्रोवाइड करना है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन होना चाहिए, लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए। उनको ये नहीं पता है, वो गए 250 वाट का फैन ले आए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि 50 वाट का भी फैन आता है, नहीं मालूम है। 250 वाट का ले आए, वो हवा तो उतना ही देना है उसको, लेकिन वो पैसा ज़्यादा खा रहा है। ये एजुकेशनल की कमी होना है। यदि उसको मालूम होता तो भले हम कहते हैं थोड़ा सा रेट में अंतर हो सकता है कि वो 1000 रुपये का मिल रहा होगा तो 1500 को मिलेगा, लेकिन वो तो एक बार हुआ ना, 500 बचत हुई, और आप तो हर महीने देंगे ना उसके बदले 500 प्लस, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एजुकेशन, इन्वायरमेंट के बारे में एजुकेशन को प्रोवाइड करना, अवेयरनेस, लोगों को बताना, उनको जागरूक करना, ये पॉइंट, ओके। अगला है कंजप्शन ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जो हमारे कंजप्शन है जिनको यूज कर रहे हैं तो उनको रिन्यूएबल करना चाहिए, रिसोर्सेज को रिन्यू हो जाए, बैटरी बैकअप यूज करना चाहिए। कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमको ये भी ध्यान रखना है हम किनका रिन्यूअल कर सकते हैं और कौन से नॉन रिन्यूअल हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ऐसे कौन से रिसोर्सेस हैं जो नॉन रिन्यूअल है, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जैसे वाटर, क्या हम रिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, ये आपको ध्यान देना है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कौन से रिन्यूअल रिसोर्सेस हैं और कौन से नॉन रिन्यूअल हैं, किनको हम रिन्यू कर सकते हैं, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। और आपको जो अगला पॉइंट है वो तो विशेष कर आपको ध्यान रखना है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कम करना। पॉपुलेशन बढ़ेगी, सीधी सी बात है, रिसोर्सेस अधिक यूज होंगे, एनर्जी अधिक यूज होगी। मान के चलिए आप 2 लोग रहते हैं तो 2 फैन चलाएंगे, 2 लाइट। यदि आप 4 लोग रहते हैं तो स्वाभाविक है आपको रिसोर्सेस बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी ध्यान रखना है। ये मैंने आपको समझाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप ये अप्रोचेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए अपनाएंगे और इन पॉइंटों को आपको समझाना। नेक्स्ट, वाटर कंजर्वेशन, ऐसे ही आपको पानी को भी बचाना है। पानी के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है पानी हमको कितना ज़रूरी है, फैक्टर्स कितने हमें इन्वायरमेंट में इफेक्ट डालता है। इन्वायरमेंट ही नहीं बचेगा यदि पानी नहीं होगा, पहली बात, और दूसरी बात हम भी नहीं होंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, 2 तरीके से वाटर यूज हो रहा है। एग्रीकल्चर में भी हमको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी हो सकती है, ये आपको बताना है। स्ट्रेटजी ऑफ वाटर कंजर्वेशन, पानी को कंजर्वेशन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। रिड्यूसिंग
यहाँ पे जो स्ट्रेटजी, इसको आपको वाटर कंजर्वेशन को सबसे पहले रिड्यूसिंग जो करना है लॉसेस, यानी कि जो हमारा लॉस हो रहा है सॉइल सरफेस में, पानी जो भर जाता है और बह जाता है नदियों से समुद्र तक, उसको कहीं ना कहीं रोकने की व्यवस्था करना है। उसको हमको इकट्ठा करना चाहिए, वो पानी वेस्टेज ना जाए, वहाँ तक ना पहुँचे। हम जो बरसात का पानी होता है उसके लिए कोई ना कोई हमको बांध बनाना चाहिए या नदियों में पहुँचाना चाहिए और उसको रोकना चाहिए, उसको दोबारा यूज कर सकें, रिसाइकल कर सकें, यूज कर सके, वो हमको सोचना चाहिए। रिड्यूसिंग इरिगेशन लॉसेस, जो हमारा पानी सिंचाई में लॉस होता है, कई लोग जो गांव में रहते हैं उनको ये आइडिया नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है। उनको रात में पानी को छोड़ देते हैं, खेतों में भर रहा है पानी, अब पता नहीं यूज नहीं है उतना पानी का खेत में, लेकिन फिर भी वो चल रहा है, तो हमको उसको रिड्यूस करना चाहिए ना, उसको भी हमको ध्यान देना चाहिए। रीयूज ऑफ वाटर, दोबारा वाटर को हम यूज करें। ट्रीटेड डिस्टेड वाटर, जैसे आपको वॉशिंग का होता है, बाथरूम का होता है, उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। वहाँ पे गार्डन में जो आप पेड़ पौधे लगाएं, गार्डनिंग करते हैं, और तो वहाँ पे आप उसका क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ऐसा भी यूज करना चाहिए। प्रिवेंटिंग ऑफ वेस्टेज वाटर, जो हमारा गलत तरीके से वाटर यूज होता है, जैसे कई बार नल के पाइप लीकेज होते हैं, नल लीकेज होते हैं, स्मॉल कैपेसिटी की हमको यूज करना चाहिए। तो इन चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं, पानी कहीं बह रहा है तो बह रहा है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए, हमको प्रिवेंटिंग करना चाहिए। ओके, डिक्रीजिंग रन ऑफ लॉसेस, जो रन हो रहा है उसको भी हमको क्या करना है, डिक्रीज करना चाहिए। तो इस प्रकार से, और अवॉइडिंग डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, बहुत से ऐसे सीवर बनाते हैं जो डिस्चार्ज होते हैं, पानी ज़्यादा यूज होता है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए कुछ मेथड भी हम बताए गए हैं। मेथड आप, जैसे इसके लिए मेथड, सबसे पहला मेथड आप बता सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके अंदर आपको बताना है मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन में पहला मेथड आपको बताना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो बरसात का पानी है, देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट इज टेक्निक ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन। बरसात का जो पानी है उसको क्या करना, कैप्चर करना एंड स्टोर करना, किस लिए, भविष्य के यूटिलाइजेशन, आगे। सीधी सी बात है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। जब बरसात का पानी होता है उसको हम गड्ढा कर लें या कहीं पे बांध के रोक लें, और जब बरसात खत्म हो जाती है उसको हम खेती के रूप में यूज कर लें या किसी और तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करना, वो कहलाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा है वाटर सेट मैनेजमेंट। ये इसके बेनिफिट क्या होते हैं, क्या ये आप बता सकते हैं, इसके एडवांटेज क्या है रेन वाटर के, ये भी आप बता सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें मेथड भी आप बता सकते हो, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। अब वाटर सेट मैनेजमेंट जो है, इज डिफाइंड एज द लैंड एरिया फ्रॉम विच वाटर ड्रिंक टू द ग्रेविटी टू द स्ट्रीम, लेक, कुआं, ऐसे उसको मैनेज करना, इस तरीके से भी आपका कहलाता है। मैनेज रेन वाटर फॉल एंड द रिजल्टेंट्स ऑफ कॉल्ड द सीधा सा वाटर सेट मैनेजमेंट। और इसके भी कई बेनिफिट्स हैं, इनको हम ट्रीटमेंट करके दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ये आपको बताना है। रीसेटलमेंट मैंने आपको बताया था, उसका रीसेटलमेंट भी आप कर सकते हैं। कैसे, ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो हैं उनको हमको डैम्स, माइनिंग है, रोड है, एयरपोर्ट है, वहाँ भी यूज कर सकते हैं। डिस्चार्जर, जैसे आपका डिस्चार्जर मैंने आपको बताया था क्या होता है। डिस्चार्जर का मतलब होता है एक फ्लूड्स, डॉट्स, सुखाना, लैंड स्लाइसेस, भूकंप आना, इनके लिए कहीं ना कहीं ये हमको रिड्यूस करते हैं, ये प्रॉब्लम हमारी खत्म होती है। ड्यू टू कंजर्वेशन नेशनल पार्क है, उनमें भी इसका यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको तीनों मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मैंने देखिए आपको समझाया यहाँ पे मेथड भी, आप वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, फिर उनके मेथड क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर साइड मैनेजमेंट, ये आपको यहाँ तक मैंने आज कंप्लीट किया। अगला जो हम पढ़ेंगे वो एनवायरमेंटल इथिक्स पढ़ना है हमको। ये आपको क्या है,
कैसे पॉइंट इसको आपको यूज करना है, रिफर टू द इशू, इसके क्या गाइडलाइंस हैं, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। लेकिन आपको इतना आज जरूर कहूँगा, सस्टेनेबल लाइफ को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको कंजर्वेशन करना होगा, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो एयर हो। इन पे कंजर्वेशन बनाए रखना, इनके रिसोर्सेज को बचाए रखना हमारी मेन जवाबदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और प्लस लोगों को अवेयरनेस करना, उन तक जानकारी को पहुंचाना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज का वीडियो मैं यही क्लोज कर रहा हूँ, मैं आपको इसमें फिर समझा देता हूँ। आज हमने सीखा अर्बन प्रॉब्लम रिलेटेड एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन सीखा, वाटर रेन हार्वेस्टिंग सीखा, ये यहाँ तक हमने पूरा किया। नेक्स्ट इसकी केस स्टडी का मतलब है कि इसको कंपेयर करके पढ़ना। अब इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, इशू हैं, वो हम पढ़ेंगे और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस, ये हमको पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊंगा, जो इन्वायरमेंट है हमारा, उसके क्या इशू हैं और उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।